हेलो माई सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन ऑन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें बेल आइकन को, बिकॉज अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या 11-12 के स्टूडेंट हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो तो कोई भी अगर मान लो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी 11-12 क्वेश्चन पूछता ही, तो सो ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस पे जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया था वो प्रिस्टले आए थे, जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने 70 में मतलब फोटोसिंथेसिस पे वर्क किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेल चार्ट एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने उसमें बताया था कि इसेंशियल गोल ऑफ द ईयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट का बताया था। और उन्होंने क्या था डिस्कवर्ड किया था ऑक्सीजन को, कब 74 में उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। इसके बाद उन्होंने जो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या बताया था, उसमें उन्होंने दो वेल जार के लिए पहले उन्होंने क्या किया, एक वेल लिया, उसमें क्या था, उसमें एक कैंडल को लिया। तो उसमें कैंडल को लिया तो एक कैंडल को भी अगर जलना है तो उसको भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट लगता है। अगर आप किसी कैंडल को जला दिए हो, अगर किसी बंद बर्तन में उसको अगर एक साइड से उसका ओपन एक साइड से उसको आप झाँप देते हो ऊपर से, तो वो कैंडल बुझ जाएगा, वो कैंडल बर्न नहीं करेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन उसको भी रिक्वायरमेंट होता है। तो इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने एक मिंट प्लांट लिया। उन्होंने क्या किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, वो जो कैंडल जल गया था तो वो तो बंद भूत गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, फिर एक कैंडल को तो लिया उसने, ऊपर से उसने एक मिंट प्लांट को लिया, एक प्लांट को लिया और उसको फिर बाद में उसको एक जार से बंद कर दिया। तो इसमें क्या उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में कि ये कैंडल कंटिन्यू मतलब जल रहा है, ब्लॉक कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे क्या ये क्या एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन यहाँ कुछ है जो क्या कर रहा है, उसको चलने में हेल्प कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये क्या था, कौन सा फैक्टर था जो इसको हेल्प कर रहा था कैंडल को बर्न करने में, ये था आपका ऑक्सीजन। तो उन्होंने ऑक्सीजन पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो इसमें पूरी तरीक़ा से डिस्क्राइब कौन किया था, जॉन इगेनहॉज ने। उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। एंड एक्सपेरिमेंट पिछले एक्वेटिक प्लांट बबल फॉर्मेशन ऑफ द इन लाइट, उन्होंने बबल फॉर्मेशन के लिए बताया था, जो कि क्या आपका ऑक्सीजन था, और एंड फॉर्मेशन इन द लाइट, और उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था। ठीक है, उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था और उन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चलता है वो ग्रीन प्लांट में होता है। ठीक है, तो आपको इगेनहॉज ने क्या बताया था, ग्रीन प्लांट ऑफ द पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसके बाद में एक इंगेलमैन थे साइंटिस्ट, TW इंगेलमैन, उन्होंने क्या किया था, स्प्लिट लाइट ऑफ द क्लेटोफा, मतलब इन्हें स्पेक्ट्रम का है, मतलब लाइट स्पेक्ट्रम का यूज करके उन्होंने कैसा कौन सा एल्गी लिया था, ग्रीन एल्गी लिया था क्लेटोफोरा, एंड एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया था उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए। एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया गया था TW इंगेलमैन में। और इसके बाद में अगर NCERT का वीडियो बनाती हूँ, NCERT बायोलॉजी का बुक का, तो उसमें मैं पूरा डिटेल एकदम पढ़ाऊँगी। इससे आपको ये क्या है, आपको मतलब जल्दी से रिविजन करना हो तो आप इससे कर सकते हैं आराम से। और मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा बायोलॉजी को पूरी तरह से लाइन बाय लाइन समझने में। ठीक है, इसके बाद क्या था, जो CP नेल थे, जो नेल थे, उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन इवॉल्व किया था आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट। उन्होंने क्या बताया था, जब भी मतलब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो उससे क्या इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है, H2 होता है ना वाटर का फॉर्मूला, तो वो अगर स्प्लिट करता है तो उससे ऑक्सीजन निकलता है। इन्होंने ये बताया था नेल साहब ने। इसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो कैसा प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसमें क्या सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज है। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ग्लूकोज है। ठीक है, इसके बाद बोला साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होगा। लीफ का कहाँ मिलेगा आपको, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, पार्ट ऑफ द लीफ में मिलेगा, मतलब ग्रीन प्लांट के लीफ वाले पार्ट में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे, थैलाकोइड, जो ग्रीन वाला साइड है वहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगा। ठीक है, स्टोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन चलता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पे लाइट रिएक्शन चलती है, कहाँ पे डार्क रिएक्शन चलता है।
तो आप ये यहाँ पे देख लेना, अच्छे से बुक रीडिंग करना। तो यहाँ लाइट रिएक्शन हमेशा थाइलेकोइड में चलेगी, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन क्या होगा, स्ट्रोमा में चलेगी, DSNLT। LT से याद रखना आप लाइट, लाइट में देखिए टी आता है, टी से थाइलेकोइड। तो आप यहाँ पे एक निमोनिक्स के तौर पे याद रख सकते हो। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे चलती है, थाइलेकोइड में, ऐसे लाइट, टी से थाइलेकोइड। तो LT ऐसे याद रखना आप कि लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में चलती है। और उसके बाद में ST से क्या याद रखोगे, स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका फोटो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है इसमें। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद में ये क्या, स्ट्रोमा लेमली क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये थाइलेकोइड है, ये दोनों थाइलेकोइड है, दोनों का जो कनेक्शन उसको स्ट्रोमा लेमली बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रेना वाला पार्ट है। ग्रेना के साथ जैसे मान लीजिए कोई सिक्का रखे हैं हम लोग, बहुत सारे सिक्का को एक अरेंजमेंट में करके रखे हैं, तो उसको हम लोग थाइलेकोइड बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है पाइल्स की तरह। और ये क्या है, इसका बीच वाला पार्ट इसका स्ट्रोमा वाला है, इसमें क्या राइबोसोम सब है। इसके बाद में ये क्या आपका स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, और ये क्या है, लिपिड ग्रेन्यूल्स है इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स होता है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या पोजीशन होता है, एक होता है नॉर्मल वीक लाइट में, एक होता है स्ट्रॉन्ग लाइट में, एक डार्क लाइट में। तो अगर नॉर्मल लाइट है या वीक लाइट है तो उसमें कैसे होगा, क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन इस तरीका से अरेंज रहेगा, दूर दूर, ठीक है। इसमें मतलब इस तरीका से, मतलब ये देखिए आपका, आप ये बोल सकते हैं ना पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग लाइट रहेगा तो इसका क्या है, सॉरी ये आपका हाँ, ये भी इस तरीका से रहेगा, ये इस तरीका से रहेगा, ठीक है। एक आप मतलब रेक्टेंगुलर की तरह बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसा रहेगा तो इसका लेंथ वाइज रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ब्रेथ के साइज का हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के मतलब पैरेलल में, ठीक है। और डार्क में अगर रहा तो सब क्या होगा, एक दूसरे के साथ में रहेगा, मतलब कनेक्टेड रहेगा, मतलब आसपास नहीं रहेगा फैला हुआ। इसके बाद देखते हैं पिगमेंट देख लेते हैं हम लोग। पिगमेंट क्या होता है, मतलब पिगमेंट आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, हम लोग क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चलता है, जो क्लोरोफिल ए होता है वो कैसा कलर का होता है, ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन का होता है। और क्लोरोफिल कैसा होता है, येलो ग्रीन का होता है, ठीक है। केराटिनाइड येलो होता है, येलो ऑरेंज कलर का। और जेंथोफिल होता है पूरा येलो होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। इसके बाद में आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है सबसे ज़्यादा रेड में होगा, रेड रीजन में। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस रीजन में होता है, रेड में, याद रखना। उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद क्लोरोफिल ए क्या होता है, चीप पिगमेंट। आपको पूछा जाएगा कि चीप पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए चीप पिगमेंट होता है। अगर एसेसरी पिगमेंट की बात बोलता है तो क्या जाएगा, क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल केराटिनाइड हो गया, इसको एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। जो किसके लिए, मतलब किस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल ए को हेल्प करता है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्लोरोफिल ए का एसेसरी पिगमेंट मतलब वहाँ पे रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं क्लोरोफिल ए और बी यहाँ दिया गया है, इसका वेवलेंथ दिया गया है, कितना भी एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन दिखाया गया, फिर क्लोरोफिल बी का, इस सबका एब्जॉर्प्शन दिया गया है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब NCERT मतलब ये है, इसका मतलब थोड़ा भी आपको याद रखना, तो आप ये याद रख सकते हो मेजरमेंट के लिए, ठीक है। इसका लेकिन आप सीधे याद रखोगे ना, रेड ब्लू ग्रीन, इसमें इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मतलब कौन सा मतलब पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो ये वाला आप याद रखना कि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्लू में, उसके बाद येलो वाले में पार्ट में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 पिगमेंट हम लोगों ने पढ़ा अभी, क्लोरोफिल ए पढ़ लिया, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनोइड्स। ये आप कलर याद रखना, ये तो हमेशा आता ही है एग्जाम में। क्लोरोफिल आपका ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, एंड जेंथोफिल येलो एंड कैरोटिन येलो ऑरेंज, ये याद रखना आप, एग्जाम में आता है, VVI है ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम एट द सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए इज, सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, ये याद रखना आप। इसके बाद क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहता है
और क्या आता है उसके बाद एंटीना मॉलिक्यूल्स रहता है, उसके बाद में क्या आता है अप टू 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन से बाउंड करता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, ये आपका रिएक्शन सेंटर, उसके बाद क्लोरोफिल एंटीना मॉलिक्यूल में होता है। उसके बाद में इसका क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 होता है क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल में। तो फोटो सिस्टम जो 1 होता है वो कितना फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करता है, तो P100, एंड जो P2 फोटो सिस्टम 2 होता है वो कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, 680। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, दो ही रिएक्शन होता है, लाइट और डार्क। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर स्प्लिट करेगा तभी ऑक्सीजन आएगा H2O से। इसके बाद फॉर्मेशन क्या होता है, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है किसमें, लाइट रिएक्शन में। उसके बाद डार्क रिएक्शन में क्या आता है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना वो कहाँ होना है, आपका डार्क रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये NCERT में दिया गया है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ये आपका क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ठीक है, इसमें कंपेरिजन कभी कभी एग्जाम में पूछता होगा, बोर्ड लेवल में पूछा जाता है, और एग्जाम में भी आपको मतलब कुछ न्यूमिकस दिया जाएगा। न्यूमिकस तो नहीं देगा इसमें, नीट में तो नहीं देता है, लेकिन आपको उसमें दे देगा कि ये फोटो सिस्टम 2 में कितना ऑब्जर्वेशन होता है, फोटो सिस्टम 1 में कितना ऑब्जर्वेशन होता है, फोटो सिस्टम 2 में क्या किसका फॉर्मेशन होता है, फोटो सिस्टम 1 में किसका फॉर्मेशन होता है। कहने का इन द सेंस क्या, फोटो सिस्टम 2 में क्या क्या बनता है, ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है। फोटो सिस्टम 2 जो इसमें है आपका, सॉरी फोटो सिस्टम 1 एंड 2 किस में चलता है, साइक्लिक में आपका सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही होता है। और जो सॉरी एक बार मैं इसे फिर से रिकैप करूँगी, तो फोटो जो आपका नॉन साइक्लिक होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 दोनों होता है, फोटो सिस्टम 1 2 दोनों होता है, लेकिन जो आपका साइक्लिक वाला होता है जो साइकिल में चलता है वो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 रहता है उसमें। ठीक है, और जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन प्रोसेस है उसमें ATP प्लस NADPH दोनों बनता है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये NADPH, यहाँ ATP बना NADPH बना, तो दोनों बना है किसमें, नॉन साइक्लिक में। और ये क्या आपका साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें सिर्फ ATP बनता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आप याद रखना ये बात को। इसके बाद देखते हैं हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो ऐसा डिफरेंस करके पढ़ने से भी एक ये रहता है कि पॉइंट कि आपका दिमाग में मेमोरी में ज़्यादा रहता है। ठीक है, साइक्लिक जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है आपको बहुत सारे पॉइंट याद रह जाते हैं कि डिफरेंस में इस तरीके से पढ़ना है। तो साइक्लिक में क्या होता है, ओनली 1 पिगमेंट फोटो सिस्टम इन्वॉल्व इन फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या था, दोनों इन्वॉल्व होता है, अभी मैंने बताया। इसमें क्या होता है, साइक्लिक में नो नीड टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इन नॉन साइक्लिक में क्या होता है, रिक्वायर्ड वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर का रिक्वायरमेंट होता है, जो कहाँ से आता है, वाटर से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, साइक्लिक में नॉट कनेक्टेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कि साइक्लिक में फोटोलाइसिस का कोई रिलेशन नहीं है, नो कनेक्टेड। और इसमें क्या होता है, रिलेटेड टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन लिबरेशन। तो ये क्या है आपका नॉन साइक्लिक मतलब ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है इसमें, इवोल्यूशन। इसके बाद में क्या होता है, साइक्लिक में ATP सिंथेसिस होता है, ओनली ATP सिंथेसिस। अगर नॉन साइक्लिक की बात करते हैं तो ATP प्लस NADPH दोनों बनता है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, साइक्लिक अकर इन सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में होता है, एंड स्टोमा लेमली एंड इंटरनल थाइलाकोइड प्रोसेस चलता है। लेकिन जो आपका नॉन साइक्लिक होता है ये सिर्फ अकर इन ग्रेनल थाइलाकोइड्स में, ग्रेनल थाइलाकोइड में सिर्फ चलता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, ये यहाँ पे एक इसका फिगर दिया गया है प्रोसेस का, आप यहाँ देख सकते हैं, कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था, कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस पीटर मिचेल ने दिया था। ठीक है, पीटर मिचेल साहब ने। और इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं फिगर, ये क्या आपका फोटो सिस्टम 2 है, इसका फोटो सिस्टम 1 है ये, एंड ये साइटोक्रोम BF दिया गया है, एंड यहाँ से क्या हाइड्रोजन जो बन रहा है बाहर से वो अंदर आ रहा है ल्यूमेन साइड में। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ल्यूमेन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे NADP से NADPH बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं ATP सिंथेस है, यहाँ पे ATP सिंथेस से क्या होगा, ADP से ATP बन रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका F1 साइड है, यहाँ पे ये ATP सिंथेस एंजाइम है, यहाँ नोट वाला पार्ट है इसका, और ये स्टोमा है निवाहक वाला, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं,
प्रोटॉन इन स्टोमा क्या होता है, स्टोमा में जो प्रोटॉन होता है, जो हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है इन नंबर एंड एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन। मैंने अभी आपसे बताया था कि ये जो हाइड्रोजन आयन कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ल्यूमेन में। तो आपसे पूछा जाएगा तो कि प्रोटॉन कहाँ पे कम होगा, स्टोमा साइड में, कहाँ पे ज़्यादा होगा, ल्यूमेन वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि दिस क्रिएट ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या करता है, ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, मतलब ज़्यादा से, देखिए यहाँ कहाँ से एक ग्रेडियंट बन गया ना, जैसे जहाँ पे एक कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो क्या बना, एक ग्रेडियंट बना है, क्या बना, एक ग्रेडियंट बना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोटॉन मूव थ्रू दी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एटीपीएच। प्रोटीन कैसे मूव करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एटीपीएच की हेल्प से। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, प्रोटीन यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, एटीपीएच की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं H2 पार्ट, इसका क्या दो पार्ट है, एक F0 एक F1 है। एंड कन्फर्मेशन चेंज अकर इन F1 साइट एंड एटीपीएच सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे क्या होता है, F1 साइट में कन्फर्मेशन चेंज होता है, क्या होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। तो देखिए एक बात आप याद रखना, जो ये आपका कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस, कीमोस्मेटिक ये प्रोसेस चलता है ना, ये दो जगह चलता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, आप ये बात याद रखना। इसके बाद हम लोग कैल्विन साइकिल का देखेंगे यहाँ पे। तो कैल्विन साइकिल में यहाँ पे देखिए क्या है, RUBP क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, जो कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा है, यहाँ 3 स्टेप चलता है, जो आपका कैल्विन साइकिल है उसमें 3 स्टेप होता है। एक होता है कार्बोक्सिलेशन, पहला प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में फिर प्रोसेस चलते हैं, फिर फॉस्फोग्लाइसेट बनता है, उसके बाद में फिर फॉस्फोग्लाइसेट बनेगा, उसके बाद में फिर ट्राइफॉस्फेट बनेगा, फिर रीजनरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद में तो ये प्रोसेस चल रहा है कार्बोक्सिलेशन का, उसके बाद में रीजनरेशन चलता है, तीसरा प्रोसेस होता है। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, मतलब रिडक्शन हो, रिड्यूस कर रहा है, ये क्या है आपका रिडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आप याद रखना, जो आपका केल्विन साइकिल होता है, सॉरी एक मिनट, तो केल्विन साइकिल जो होता है उसमें कितने स्टेप चलते हैं, केल्विन साइकिल में आपका 3 स्टेप चलता है, ये याद रखना। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप चलते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तीसरा क्या होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि केल्विन साइकिल का मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या होता है, तो कार्बोक्सिलेशन का। तो ये क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है एंड स्टेबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनता है। जो रूबिस्को क्या होता है, इंजाइम होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। और इसमें क्या बन गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल गया है। इसके बाद में क्या है, 3 फॉस्फोग्लाइसेट बना, जो 5 कार्बन से किस में चेंज हो गया, 3 कार्बन में कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो यहाँ 3 कार्बन बना। 3 कार्बन के बाद में क्या, फिर रिडक्शन हुआ, 2 ATP ADP से 2 ADP में बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। एनर्जी अगर कंज्यूम जब भी होता है तो क्या बनेगा, ट्राइफॉस्फेट से रिड्यूस हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट से क्या हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में चेंज हो गया, एंड NADPH से क्या बन गया, NADP बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या बना, यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट बना, कैसा बना, ट्रायोज फॉस्फेट बना। तो ट्रायोज फॉस्फेट बनकर फिर रीजनरेशन हो गया, ATP से फिर ATP में चेंज होगा। तो ये प्रोसेस क्या था, चलता रहता है। क्या बनता है इसके बाद में, सुक्रोज और स्टार्च बनता है, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट से क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट से सुक्रोज स्टार्च बनता है। ये प्रोसेस केल्विन साइकिल चलते रहता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन, ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मतलब इसमें क्या क्या मिलता है। तो जो आपका इसका इनपुट आउटपुट क्या होता है, जैसे मान लो 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज हुआ था, तो क्या होता है 18 ATP 12 NADPH। तो अब क्या बना, 1 ग्लूकोज बना, आउटपुट क्या मिला हमें, 1 ग्लूकोज मिला, एंड क्या 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 खर्च हुआ हमारा, 18 ATP एंड 12 NADPH मिला हमें, 18 ATP एंड 12 NADPH मिला। तो ये आप याद रखना कितना खर्च होता है, इसमें इनपुट कितना लगता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग केल्विन साइकिल C4 पाथवे के देखेंगे। तो ये C4 पाथवे में दिया गया है इसका,
तो इसका क्या है, इसका पिक्चर दिया गया है। तो ये इसका ये अपर वाला एपिडर्मिस होता है, ये लोअर एपिडर्मिस होता है, स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है। और जो आपका C4 प्लांट होता है उसमें क्या स्पेशल है आपको क्या मतलब C3 प्लांट से, तो ये क्या होता है, क्रेंच एनाटोमी दिखने को मिलता है। इसका जो लीव का जो एनाटोमी होता है ना वो क्रेंच एनाटोमी होता है, मतलब सुपरफिशियल स्टोमाटा दिखने को मिलता है, मेसोफिशियल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और जाइलम फ्लोएम क्या सबवेस्कुलर बंडल दिखने को मिलेगा, उसके बीच में क्या होता है, कैम्बियम दिखने को मिलेगा। और सेल ऑफ द बंडल होगा इसमें सीथ विद द स्पेशल टाइप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसमें कैसा स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा C4 प्लांट में। और C4 प्लांट जो होता है उसके पास में क्या होता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। जैसे माइज हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट होते हैं, ठीक है। मतलब ये एडवर्स कंडीशन को ना मतलब टॉलरेट कर सकते हैं C4 प्लांट कंपेयर टू C3 प्लांट की बात करते हैं। तो ये रहा आज यहाँ का। फिर आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका फिगर देख रहे हैं C4 प्लांट का। फिर यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड था। ये आपका देखिए पहले ये देखिए कि जो आपका ये हैच पाथवे दिखाया गया है, इसमें हैच पाथवे में क्या है, मेसोफिल सेल्स है, और ये क्या है, बंडल सिथ सेल है। तो जो आपका जो ये आपको मेसोफिल सेल्स में इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका बाहर वाला, फिर इसका सेल बाल दिया गया है, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल बाल है। तो इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से अंदर आया, फिर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट चेंज हो गया, बाइकार्बोनेट में चेंज हुआ, उसके बाद क्या आया, फॉस्फेनोल पाइरुवेट आया, दोनों मिलकर क्या आया, फिक्सेशन करके C4 एसिड बनाया। क्या बनाया, C4 एसिड बनाया। और C4 एसिड बनने के बाद में क्या हुआ, ये C4 एसिड जो आपका कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, बंडल सिथ सेल में ट्रांसपोर्ट हुआ, और C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब C4 जो कार्बन था उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो इस डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या था, कार्बन का रिड्यूस हो जाना, उससे निकल जाना। तो यहाँ पे कार्बन C3 बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो C3 एसिड बन गया। और फिर C3 एसिड क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, C3 किस में चल जाएगा, आपका मेसोफिल सेल्स में, फिर इसका रिजनरेशन होगा, फिर ये C4 बनेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये किस में चलता है, हैच पाथवे है, ये चलता रहता है, जिसमें क्या क्या दिखाया गया, मेसोफिल सेल्स और बंडल सिथ प्रोसेस दिखाया गया इसमें। और C3 और C4 कैसे बनता है, जो C3 C4 कैसे कैसे बन गया है, इसका प्रोसेस में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग फोटो इंस्पायरेशन। तो फोटो इंस्पायरेशन क्या होता है, ये बेस्ट फुल प्रोसेस होता है। इसका मतलब इसमें ना ATP बनता है ना NADPH बनता है, मतलब अभी प्रोसेस चलता है। इसीलिए फोटो इंस्पायरेशन क्या होता है, C4 प्लांट में कभी भी नहीं चलता है। अगर C3 प्लांट की बात करते हैं तो C3 प्लांट में आपको फोटो इंस्पायरेशन चलेगा, लेकिन C4 प्लांट में नहीं चलता है फोटो इंस्पायरेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, फोटो इंस्पायरेशन होता है, इसमें RUBP रहता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का। उसके बाद रूबिस्को एंजाइम आएगा, इसमें फिर किसमें तोड़ देगा, फॉस्फोग्लाइसिक एसिड में 3 कार्बन में फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन में चेंज कर देगा। इसमें क्या होता है, नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, ना शुगर का सिंथेसिस होता है, ना ATP एंड NADPH का सिंथेसिस होता है। एंड क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और क्या होता है, यूटिलाइजेशन, देगा तो नहीं लेकिन लेगा जरूर, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP का यूटिलाइज करता है। एंड डज नॉट अकर इन C4 प्लांट, ये C4 प्लांट में कभी नहीं होता है फोटो इंस्पायरेशन, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। एंड दिस पाथवे इन्वॉल्व इन क्लोरोप्लास्ट, ये पाथवे कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरिक्सिसम में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप ये याद रख सकते हैं CPM में क्या होता है, फोटो इंस्पायरेशन चलता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सिसम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक स्टेप है, इसे याद रखिएगा। CPM से में क्या होता है, फोटो इंस्पायरेशन चलता है, पहले क्लोरोप्लास्ट में, फिर पेरिक्सिसम में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो क्या होता है, पहला लाइट होता है, एज द लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीज। अगर लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा। अनटिल द लाइट सैचुरेशन, लेकिन एक पॉइंट तक, ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका क्या जाएगा, लाइट सैचुरेट कर जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज लेट टिल दी कंपनसेशन पॉइंट, वो कंपनसेशन पॉइंट आएगा फिर स्लो हो जाएगा। इसके बाद देखिए टेम्परेचर भी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। टेम्परेचर इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है डायरेक्टली, बट एट हायर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर पे क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को लूज कर देगा, डीजेनरेट कर देगा, इनएक्टिव इनहिबिटेड बाय ड्यू टू डीजेनरेशन एंड अफेक्ट द डार्क रिएक्शन, जो कि क्या करता है, डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया कि डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो ATP एंड NADPH जो आपका लाइट रिएक्शन में बनता है, लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में आपका ATP प्लस NADPH बनता है, NADPH
H बनता है। और ये कहाँ जाके यूज होता है? डार्क रिएक्शन में। अगर आपका लाइट रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया मतलब इसके कारण से, तो वो अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो फिर डार्क रिएक्शन अफेक्टेड तो होगा ही ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग वाटर। तो वाटर क्या आता है? वाटर इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाटर क्या आता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीज दी पर्सनली अफेक्ट दी सैचुरेशन, नो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़्यादा वाटर का मतलब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर होता है ये। लिमिटिंग फैक्टर उतना नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट क्या होता है? लिमिटिंग होता है, ये सैचुरेट कर जाता है ज़्यादा होने से। क्योंकि इंजाइम इन्हिबिशन को भी डिजेनरेट, इंजाइम को डिजेनरेट कर देगा ना अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो। इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो प्रिंसिपल क्या है कुछ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का। क्या होता है, क्या बताता है, स्टेट करता है कि इज केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर में ये बोला जाता है कि एक से ज़्यादा ये क्या कर सकता है, अफेक्टेड मोर देन वन फैक्टर को, एंड इज द रेट इज कपल्ड कुड बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच नियरेस्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस एंड इज क्वालिटी इज चेंज। अगर मान लीजिए अब लाइट जिस प्लांट कोई प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा लाइट देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, तो उसमें जो इंजाइम है वो डिजेनरेट कर जाएगा। आपका इंजाइम डिजेनरेट कर जाता है ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो उसके अफेक्ट मतलब उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन साइंटिस्ट था जो 1905 में दिया था। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया था, और किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। इनका नाम ही है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है? एसेसिव पिगमेंट। एसेसिव पिगमेंट में क्या होता है? क्लोरोफिल अदर देन रिएक्शन सेंटर एंड जेंथोफाइल एंड केराटिनोइड्स में होता है, जो कि क्या करता है? एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द क्लोरोफिल। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था जो क्लोरोफिल ए बी था एंड केराटिन और जेंथोफिल, ये क्या था? एसेसरी था, मतलब एसेसरी पिगमेंट था जो कि किसको हेल्प करता था? क्लोरोफिल ए को। तो ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देता है रिएक्शन सेंटर के पास में, ठीक है। वो क्या इन्हेंस करता है? इन्हेंस द इफिशियंसी एंड रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करता है? वहाँ पे रेंज को अफेक्ट करता है, उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे सब क्या एक दूसरे से डिपेंडेंट है प्रोसेस, ठीक है। कुछ एक गड़बड़ होता है तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ऑन मोलिकुल ऑफ क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना मोलिकुल, जो कि क्या है? एंटीना मोलिकुल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है? फोटो सिस्टम बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या फोटो सिस्टम में जो होता है फर्स्ट, वो रिएक्शन सेंटर्स का क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जो कितना वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकता है? 700, तो इसको P700 बोला जाता है। और दूसरा फोटो सिस्टम 2 होता है, जो कि रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का है, जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकता है। पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन का ये वेवलेंथ है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक क्या होता है? ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड द रेट ऑफ पोटेंशियल स्केल, क्योंकि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक जगह से आता है एक जगह से फिर जाता है, तो ये प्रोसेस चलता है नॉन साइक्लिक में। मैंने बताया था उसमें ATP प्लस NADPH दोनों बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग में क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है अकर इन द इनर साइड। ल्यूमेन में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या ज़्यादा एक्यूमुलेट होता था ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ATP। साइक्लिक में क्या बनता है? ATP बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है? प्रोडक्शन ऑफ द लाइट रिएक्शन विच आर यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। जो प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का, उसका कहाँ पे यूज होता है? डार्क रिएक्शन में। ATP और NADPH क्या है? आपका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या? इन ग्रेना थाइलेकोइड क्या होता है? ग्रेना थाइलेकोइड में बोथ नॉन साइक्लिन साइक्लिन प्रोसेस अकर। जो ग्रेना वाला का थाइलेकोइड होता है उसमें क्या होता है? साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों प्रोसेस चलता है, ठीक है। और क्या बोला? इन स्टोमा लेमली ओनली साइक्लिक प्रोसेस अकर। अगर स्टोमा लेमली की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। क्यों चलेगा ऐसा? बिकॉज स्टोमा थाइलेकोइड लेमली लेक फोटोसिस्टम 2, क्योंकि उसमें फोटोसिस्टम 2 लैक होता है। और मैंने बताया था जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें फोटोसिस्टम 1 2 दोनों होता है, इसीलिए, ठीक है। एंड वेलेज NADP रिडक्टेज एंजाइम, और इसमें क्या एब्सेंट होता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। कहाँ पे? स्टोमा लेमली थाइलेकोइड में, ठीक है।
थैलेकोइड लेमली में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, FRS में बोल सकते हैं। इसके बाद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, फियोफाइटिन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसके बाद देखो कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय पीटर मिचेल। जो पीटर मिचेल साहब थे उन्होंने कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस दिया था एंड एक्सप्लेन क्या था, मैकेनिज्म ऑफ द एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट में, किसके प्रोसेस से, फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आप ये यह बात याद रखना, आपसे अगर एग्जाम पूछा जाता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन होता कहाँ पे है, सिर्फ फोटोफॉस्फोरिलेशन पूछा तो क्लोरोप्लास्ट बोलना, अगर ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेसिस लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस हाइपोथेसिस से क्या समझ में आया कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाए जो किसके अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट और इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इन क्लोरोप्लास्ट, लो पीएच इन थैलेकॉइड ल्यूमेन। ल्यूमेन में क्या होता है, जो पीएच होता है वो लो होता है, ठीक है। और क्या होता है कीमोस्मोटिक रिक्वायर, क्या होता है कीमोस्मोसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन। जो कीमोस्मोसिस प्रोसेस चलता है उसमें क्या रिक्वायर होता है, एक मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपीएच एंड 2 पार्ट होता है F0 एंड F1, ठीक है। इसके बाद होता है कि मेल्विन केल्विन यूज्ड 14 कार्बन आइसोटोप यूज किया था टू वर्क आउट द कंप्लीट पाथवे ऑफ हेक्सोज, किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज विदाउट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, C4। तो ये क्या बता रही थी मैं कि मेल्विन, सॉरी क्या टेक्निकल इशू चल गए हैं। तो ये क्या था, मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, C4 प्लांट पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कि कंप्लीट पाथवे जो हेक्सोज का चला था उसमें क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में, ठीक है। इसके बाद जो C3 पाथवे है, फर्स्ट प्रोडक्ट बायोसिंथेसिस क्या था, डार्क रिएक्शन का फॉस्फोग्लाइसिक एसिड। जो आपका केल्विन साइकिल है उसको C3 भी बोलते हैं, और ये आपका डार्क रिएक्शन होता है। इसमें क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइसिक एसिड इसका प्रोडक्ट होता है और 3 कार्बन का होता है। और जो C4 पाथवे होता है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है बायोसिंथेटिक का फेज का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और C3 प्लांट क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, और EPP इसका फर्स्ट एक्सेप्टर होता है, जो कि 5 कार्बन कीटोज शुगर होता है। अगर C4 की बात करते हैं तो प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि केल्विन साइकिल अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 एंड C4 प्लांट। तो केल्विन साइकिल हमेशा सब जगह चलेगा, ठीक है। ये केल्विन साइकिल हमेशा हर प्लांट में होता है। केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेज। केल्विन साइकिल का क्या होता है, 3 स्टेज होता है। पहला कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। मैंने बताया था कि जो आपका कार्बोक्सिलेशन होता है वो क्या होता है, मेन क्रूशियल स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP एंड 2 NADPH। उसमें क्या होता है, 2 ATP एंड 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। 4 एंड रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP। रीजनरेशन में क्या होता है, 1 ATP की रिक्वायरमेंट होता है। हेंस क्या हो गया, फॉर ईच कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर पूछा जाए तो 2 NADPH एंड 3 ATP रिक्वायर्ड हुआ केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है तो उसमें कितना 6 टर्न चला होगा। 6 टर्न केल्विन साइकिल का लिए क्या रिक्वायर्ड हो जाएगा, 18 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, द एडेप्टेड टू ड्राई द एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेट वाला रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो उसमें क्या होगा, एडेप्टेशन के लिए प्लांट का एनाटोमी चेंज हो जाएगा। तो देश प्लांट क्या होता है, क्रेंच एनाटोमी होता है इन देयर लीव्स, मतलब कुछ इसको अडेप्ट करने के लिए इसका एनाटोमी कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है क्रेंच एनाटोमी में। और ये क्या होता है, इसमें बंडल शीथ सेल होता है, बंडल शीथ सेल या क्रेंच सेल बोला जाता है इसको। और कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो आपका बंडल शीथ सेल या क्रेंच सेल होता है उसके में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल होता है एंड थिक बाल
इसका जो वाल होता है ना, बाहर का लेयर जो होता है वाल, सेल वाल, इसका इम्पर्वियस टू गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के लिए इम्पर्वियस होता है, मतलब एक्सचेंज जल्दी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, नो इनर सेलुलर स्पेस। और इसमें क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं दिखने को मिलता है, किसमें, बंडल सेल में। और C4 प्लांट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, पैपकेज इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। अगर आपसे पूछेगा कि C4 प्लांट में पैपकेज एंजाइम कहाँ मिलेगा, मेसोफिल सेल्स में। अगर उबिस्को की बात करेगा तो कहाँ बोलेगा, बंडल सेल में बोलेगा, उसमें परसेंट होता है। C4 प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा 4 कार्बन में, 2 या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है, 4 कार्बन। तो आपका मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। फॉर्म मेसोफिल सेल से, मतलब मेसोफिल सेल से कहाँ जाएगा फिर आपका, मतलब बंडल सेल में जाएगा, ठीक है। बंडल सेल में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेगा, जो हैसलेक पाथवे में मैंने बताया था। उसके बाद क्या होता है, रूबिस्को कैन बाइंड विथ बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रूबिस्को के पास में एफिशिएंसी होता है कि वो दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। एंड C3 प्लांट में क्या होता है, ऑक्सीजन डज बाइंड टू द रूबिस्को। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करता है, रूबिस्को के साथ में, जो कि फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। और उसके बाद में क्या आता है, फोटो रिस्पायरेशन RBP 5 कार्बन जो होता है किसमें चेंज होता है, फॉस्फोग्लाइसिक एसिड 3 कार्बन में, एंड फॉस्फोग्लाइसिलेट +1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है 2 कार्बन का, ठीक है। और क्या बोला गया, फोटो रिस्पायरेशन क्या आता है, बेस्टफुल प्रोसेस होता है, नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नो ATP एंड DPH। ना तो ATP बनेगा, ना DPH बनेगा, ना शुगर बनेगा, तो ये बेस्टफुल प्रोसेस होता है। और क्या होता है उसके बाद में, C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर बिकॉज दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन द बंडल सेल। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर लेता है बंडल सेल में। एंड क्या होता है, ये साइट फॉर दी रूबिस्को एंजाइम, ये रूबिस्को एंजाइम का साइट होता है। एंड बाय पंपिंग इन द फॉर्म ऑफ C4 एसिड, और क्या करता है, इन फॉर्म C4 एसिड में चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड में, ठीक है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने प्रपोज किया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस के तौर पे बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। इसके बाद में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन फॉर C4 प्लांट के लिए क्या आता है, 360 माइक्रो लीटर इनवर्स होता है, एंड ppm में कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। एंड करेंटली एबिलिटी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, करंट अवेलेबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लिमिटिंग टू द C3 प्लांट, नॉट फॉर C4 प्लांट के लिए लिमिट नहीं होता है, सिर्फ C3 प्लांट के लिए लिमिटेशन आता है। और C3 प्लांट क्या आता है, रिस्पॉन्ड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। C3 प्लांट क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर सकता है, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर सकता है। एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रीन प्लांट, और ये एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस क्रोप में। जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस क्रोप होता है ना, मतलब ग्रीन हाउस क्रोप किसको बोलते हैं, जैसे शीशा है, मतलब विंटर वाला जो एरिया है वहाँ पे वो चलता है, विंटर वाले एरिया में यहाँ पे चलता है। एंड क्या आता है, विंटर वाले एरिया में कंसंट्रेशन शोइंग द C3 प्लांट हाई कार्बन डाइऑक्साइड शोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सपेक्ट ऑन द ग्रीन हाउस ग्रुप एंड सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर। ये तो मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंड वाला एरिया है तो वहाँ पे क्या होता है, शीशा वाला जो रूम है उसमें प्लांट को मतलब ग्रो कराया जाता है, तो उसको ग्रीन हाउस ग्रोप कहते हैं। एंड फॉर प्लांट इन शेड एंड डेंस फॉरेस्ट लाइट में भी लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। जैसे डेंस फॉरेस्ट हो जाता है, क्या हो गया, मतलब तो कम ही लाइट आता है, इसलिए वो लिमिटिंग हो गया, मतलब लिमिट में आना। उसके बाद क्या, डाइक रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक एंड आर टेम्परेचर कंट्रोलेट होता है। एंड लाइट रिएक्शन आर लेस टेम्परेचर सेंसिटिव। जो लाइट रिएक्शन होता है कि वो लेस टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन दास ऑफिशियल। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे फॉलोवर्स को बढ़ाइए। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट है या अगर आप मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर कोई फॉर्म फिलअप करें तो उसके लिए भी आपको 11 12 तो आना ही चाहिए, बेसिक ये आना ही चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।